हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वित्त के बारे में बताने वाला हूं कि बजट कब किसने पेश किया था और बजट किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि बजट का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 112 में है। और दोस्तों, बजट सबसे पहले 1860 में भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। याद रखिएगा, जेम्स विल्सन। भारत में सबसे पहले बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, षणमुखम शेट्टी। याद रखिएगा, षणमुखम शेट्टी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में अर्थात 1946 में बजट किसने पेश किया था, तो यही है षणमुखम शेट्टी। और स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम शेट्टी। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1949 में जॉन मथाई पेश किए थे। 1949 में जॉन मथाई पेश किए थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे पूछा गया है कि गणतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, जॉन मथाई। याद रखिएगा। और दोस्तों, जॉन मथाई हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो दोस्तों, मोरारजी देसाई। ये दोस्तों 10 बार बजट पेश किए हैं, 10 बार। और सबसे मुख्य बात बता दूं कि ये अपने जन्मदिन पर बजट पेश किए हैं। तो अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार से, जनता पार्टी के तरफ से। दोस्तों, तो सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया था? तो दोस्तों, मोरारजी देसाई 10 बार। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा में बजट पेश करने वाले कौन कौन हैं? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और दोस्तों मनमोहन सिंह। एक बार मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। दोस्तों, 6970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। पहली वित्त मंत्री के तौर पे बनने वाली पहली महिला भी इंदिरा गांधी है। प्रधानमंत्री के तौर पर वित्त मंत्री का काम की अर्थात बजट पेश की थी दोस्तों 1969 में, 1970 में दोस्तों। राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोस्तों, निर्मला सीतारमण पूरा पूर्णकालिक मतलब पूरा अपना कार्यकाल जैसे अब संभालने वाली हैं 5 वर्षों का, तो निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक वित्त मंत्री की नियुक्ति किसका किया गया है? निर्मला सीतारमण का। दोस्तों, प्रथम आम चुनाव के बाद
याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव के बाद बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। तब बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों सीडी देशमुख, याद रखिएगा, सीडी देशमुख। दोस्तों इतने प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। हमारे साथ बोलिए, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 112 में। और मैं बता दूं, याद रखिएगा, जो बजट पेश किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है, याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बजट का सबसे पहले शुरुआत किसने किया? कब? स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, गणतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया? सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? कितने बार? अपने जन्मदिन पर कौन बजट पेश करता था? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा में बजट किसने पेश किया? मनमोहन सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए जो है आपका बजट पेश किए हैं। दोस्तों बजट पेश करने वाली पहली महिला, भारत के पहले पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, वर्तमान में वित्त मंत्री। प्रथम आम चुनाव के बाद बजट किसने पेश किया? अब दोस्तों आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था और याद रखिएगा नरसिंहन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान में जो है दोस्तों 2 जगह जो है 2 राज्यों में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कहां कहां? सिक्किम में और गोवा में। सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी नहीं है, याद रखिएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, सिक्किम और गोवा में नहीं है। नरसिंहन समिति की सिफारिश पर किया गया था, नरसिंहन समिति, याद रखिएगा। दोस्तों नाबार्ड का गठन, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल फॉर बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। मैं लिख देता हूं दोस्तों, नेशनल फॉर बैंकिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, नेशनल फॉर बैंकिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। और नाबार्ड का गठन दोस्तों याद रखिएगा शिवारमन की अनुशंसा पर किया गया था, शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों 12 जुलाई 1982 को किया गया था। याद रखिएगा नाबार्ड का गठन जो है शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल फॉर बैंकिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और दोस्तों याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। दोस्तों इसका गठन क्यों किया गया था? विकास करने के लिए, विकास में जो है विकास की दर को बढ़ाने के लिए, जैसे अब इसमें कृषि कार्य के लिए लोन दिया जाता है, तो किसानों को कृषि कार्य के लिए जो लोन कौन देता है? नाबार्ड देता है। तो याद रखिएगा विकास कार्य के लिए नाबार्ड का गठन किया गया था शिवारमन कमेटी की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका फुल फॉर्म नेशनल फॉर बैंकिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक। तो दोस्तों जल्दी से बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
कहाँ नहीं है? और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया? अब बताइए, नाबार्ड का गठन किसके सिफारिश पर? नाबार्ड का गठन कब हुआ? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? और दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एक बात और बता दूं, जो पेपर में हो सकता है पूछ दे, इसके जो है अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला जो है इसके अध्यक्ष हैं, जी.आर. चिंताला। दोस्तों एक बात और बता दूं आप लोगों को, याद रखिएगा, एसबीआई का गठन मैंने बताया था, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ था, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। भैया मैं बता चुका हूं। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह पेपर में आ सकता है, दिनेश खारी। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारी, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखिएगा, नाबार्ड में बैंक है लेकिन सेबी में बोर्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सिक्योरिटी में बोर्ड है, नाबार्ड में बैंक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का गठन दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। और 1992 में दोस्तों इसको अधिनियमित किया गया संसद के द्वारा, याद रखिएगा। संसद के द्वारा 1992 में अधिनियमित किया गया। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया? 1992 में, याद रखिएगा। सेबी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात। दोस्तों पहला आम चुनाव हो गया 1951-52 में। पहला आम चुनाव के बाद 1951 से लेकर के और 56 तक, यानी पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 वर्ष के लिए होती थी, याद रखिएगा। खाका तैयार किया जाता था उसमें, उसके बाद वो उसका खाका तैयार करके भेज देता था राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब ये पंचवर्षीय योजना जो है, योजनाएं बनाने का काम करता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसको चेक करता था, उसको जांच पड़ताल करता था, याद रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन 1951 से 56 में हुआ। और दोस्तों इसमें क्या हुआ? उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों क्या खास बात है, 1951-56 में दोस्तों याद रखिएगा कृषि पर बल दिया गया। और दूसरी चीज, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और महानदी परियोजना की शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल, दामोदर और महानदी परियोजना की शुरुआत हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 1956 से लेकर के 61 तक। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से लेकर के 61 तक है। 161 से 66 है, हाँ ठीक है। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 है, इसके बीच जो है दोस्तों, इसको औद्योगिक काल कहते हैं। औद्योगिक काल इसलिए कहते हैं दोस्तों कि राउरकेला लौह इस्पात का गठन किया गया। उसके बाद भिलाई लौह इस्पात का गठन किया गया। उसके बाद दोस्तों भिलाई के बाद दुर्गापुर लौह इस्पात का गठन किया गया, स्टील प्लांट का गठन किया गया। दोस्तों राउरकेला जो है यह है आपका उड़ीसा में है। कहां है और किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से दोस्तों, ये उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से। दोस्तों भिलाई या यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से
सोवियत संघ के सहयोग से। और दोस्तों भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई जो है स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो है उसके रूस के, रसिया के सहयोग से। सोवियत संघ को कभी कभी दोस्तों हो सकता है रूस दे दे, तो रूस के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल में है और ये दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 रहा है और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया। 56 से 61 में ये प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, याद रखिएगा दोस्तों। दुर्गापुर बंगाल, बंगाल बहुत से बंगाल बहुत से ब्रिटेन, बहुत से बंगाल बहुत से ब्रिटेन। अब भिलाई, भिलाई भिलाई तो भिलाई से आप रूस याद कर लीजिए, भिलाई रूस। और राउरकेला जर्मनी। केला जम गया, जम गया, केला जम गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं राउरकेला जर्मनी। चलिए उड़ीसा में है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1961 से लेकर 66 तक है दोस्तों। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। और दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुआ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, स्थिति डैमेज हो गई। तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 2166 में अगर हम क्वेश्चन पूछें कि जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के समय में, तो भाई तीसरे वाले में भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ तृतीय वाले में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका याद रखिएगा सूखा अकाल पड़ा था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का गठन किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट का गठन किया गया था। और यह भी किसके सहयोग से दोस्तों? सोवियत संघ के सहयोग से, यानी रूस के सहयोग से, याद रखिएगा। और दोस्तों हरित क्रांति की भी शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दोस्तों वार्षिक योजना 1966 से लेकर के 69 तक कोई यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू किया गया था, एक एक वर्षों के लिए शुरू किया गया था। वार्षिक योजना इसलिए कहा गया, याद रखिएगा। जब भैया यहाँ पे सूखा पड़ गया, काल पड़ गया था, स्थिति डैमेज थी, तो 5 वर्षों का खाका नहीं तैयार किया गया। इसके बाद कहा गया कि अब एक एक वर्षों का खाका तैयार करके एक एक वर्षों का कार्यक्रम चला जाएगा, योजनाएं बनाई जाएंगी। तो भाई 66 से लेकर के 69 तक, ठीक है, एक एक वर्षीय चला था। लीड बैंकों का गठन किया गया था वार्षिक योजना में 1969 में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए लीड बैंकों का गठन कब किया गया, तो 1969 में किया गया था। लीड बैंकों का गठन 1969 में किया गया था। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना आते हैं 69 से लेकर 74 तक। 1969 से लेकर के 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। और क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। उसके बाद दोस्तों 1974 चौथी के बाद याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों 69
74। यहाँ पे देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं है, 5वीं के बाद अनवरत योजना आएगा। यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना है, वहां लिख देता हूं मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक होना चाहिए था, 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। अर्थात दोस्तों अनवरत योजना चलाई गया, अनवरत योजना चलाया गया। और यह 1978 से 79 और 79 से 80, 1 वर्ष पहले ही खत्म किया गया। और इसको 78 से लेकर 79 और 1979 से लेकर के 80 तक चला अनवरत योजना। दोस्तों अनवरत योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, रोलिंग प्लान याद रखिएगा, रोलिंग प्लान। हाँ बोलो। 1974 ठीक है, 1974 से लेकर के 1979 तक का चलना चाहिए, तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन उसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त किया गया। 78 से 79 और 79 से 80 तक इसको चलाया गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि रोलिंग प्लान का प्रारूप किसने, मतलब इसका प्रारूप बनाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रारूप तैयार किए थे, प्रारूप इसका तैयार किए थे, कौन प्रारूप तैयार किया था? डीटी लकड़ा वाला, तो इसको हाँ गुरनाल मिर्डल। दोस्तों गुरनाल मिर्डल ने इसका योजना को मतलब बनाया था और इसको लागू किया था। किसने लागू किया था? डीटी लकड़ा वाला ने। दोस्तों डीटी लकड़ा वाला ने, डीटी लकड़ा वाला इन्होंने लागू कराया। अब प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रारूप किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था? प्रारूप है, प्रारूप किसने तैयार किया था? गुरनाल मिर्डल ने। किसने इसको लागू कराया? डीटी लकड़ा वाला ने कराया था। प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा। अब दोस्तों अब इतना समझ में आ गया होगा, अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान का प्रारूप गुरनाल मिर्डल ने तैयार किया था, लागू डीटी जो है लकड़ा वाला ने किया था, जबकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना का जो शुरू हुआ था 1980 से लेकर के 85 तक हुआ था। और दोस्तों नाबार्ड की का स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को शिवारमन कमेटी की अनुशंसा पर वो छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ 1985 से लेकर के 90 के बीच में हुआ था। दोस्तों वार्षिक योजना फिर आया 1990 से लेकर के 91 और 1991 से लेकर के 1992, एक योजनाएं, एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई। दोस्तों याद रखिएगा 1991-92 में ही वार्षिक योजना जब लाया गया, उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय 90, 91 और 91-92 प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह और पीवी नरसिंहारा। चंद्रशेखर सिंह और पीवी नरसिंहारा। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की जब नीति लागू किया गया 1991 में, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंहारा, याद रखिएगा। और दोस्तों जब लाखों टन सोना विदेशों में गिरवी रखा गया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंहारा, याद रखिएगा। बहुत बार बार आप लोग चंद्रशेखर बोल देते हैं, गलत है, याद रखिएगा पीवी नरसिंहारा याद। भारतीय अर्थव्यवस्था के पायनियर कहे जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक, भारतीय अर्थव्यवस्था को इसे प्राचीन काल में इसे माना जाए तो जो है अर्थशास्त्र के जनक तो स्मिथ को माना जाता है, स्मिथ को माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। लेकिन दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर
भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों याद रखिएगा 91-92 में आपका हो गया वार्षिक योजना, सेबी को अधिनियमित किया गया था 1992 में। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण की जब नीति घोषित हुआ था तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 तक था दोस्तों। 92 से 97 में देखिए प्रधानमंत्री कौन कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, ये लोग प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक दोस्तों, 2002 तक दोस्तों। इसमें प्रधानमंत्री कौन था? इंद्र कुमार गुजराल थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक है दोस्तों, 2007 तक। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक है। बस डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? 2007 से लेकर 2012 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है? 2002 से लेकर के 2007 तक। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक। अब उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना का गठन नहीं किया गया, याद रखिएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक है, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आर्टिकल बता देता हूं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है दोस्तों। वित्त आयोग का जो है गठन हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का जो है गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हर 5वें वर्ष किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन पहली बार 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये 2025 तक है, 2025 तक का कार्यकाल है इसका, 2025 तक, याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब अपने देश के अंदर राज्यों में जो कभी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया 263। अंतर्राज्यीय नदी विवाद, अपने ही देश में कई राज्यों के बीच अगर नदी वगैरह का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया है, 262 में। दोस्तों संघ राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 315 में है। 315 में अखिल भारतीय सेवा, यहां पे दोस्तों राज्यसभा को विशेष पावर है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 3 अखिल भारतीय सेवाओं पर अगर जो है कोई भी अधिनियम पारित कराना हो तो राज्यसभा को विशेष पावर है, राज्यसभा उसको पारित कर सकती है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अब दोस्तों राष्ट्रीय हित में कानून बनाना है तो राज्यसभा को विशेष पावर है 249 के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना होगा, अगर राज्यसभा जैसे उचित समझेगी कि कानून बनाना जरूरी है तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कानून बना सकती है और उसको पारित कर सकती है, अपने पारित करके लोकसभा को भेज सकती है। उसको विशेष पावर है राज्यसभा को। तो राज्यसभा का दोस्तों अखिल भारतीय सेवा में विशेष पावर है, राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए विशेष पावर है,
253 के अंतर्गत कानून बनाने का विशेष पावर राज्यसभा को है, याद रखिएगा। जबकि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक पर याद रखिएगा लोकसभा को विशेष पावर है, धन विधेयक पर लोकसभा को विशेष पावर है। जबकि राज्यसभा को विशेष पावर जो है अखिल भारत सेवा राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए, अनुच्छेद 312 अखिल भारत सेवा के लिए राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 249। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 253। दोस्तों नीति आयोग और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा ये गैर संवैधानिक संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक है? तो दोस्तों वित्त आयोग, राज्य अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य नदी विवाद, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, अखिल भारत सेवा, राष्ट्रीय हित में कानून बनाई, सब मतलब जिसका उल्लेख अनुच्छेद में है वो जो है संवैधानिक है, जिसका अनुच्छेद में नहीं है, व्याख्या नहीं दिया गया है, वो जो है गैर संवैधानिक है या सांविधिक है। गैर संवैधानिक और सांविधिक भी लिख सकता है, याद रखिएगा। तो नीति आयोग एनडीसी गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या सांविधिक बोल सकते हैं इसको, सांविधिक, सांविधिक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए फटाफट। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? चलिए, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से? वार्षिक योजना कब से कब तक है? हाँ, चौथी 1966 से लेकर 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? चलिए, 1969 से। लीड बैंकों का गठन कब हुआ था? 1900। चलिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में? ठीक है, चौथी पंचवर्षीय में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? कैसे? 79 तक ही मानेंगे, लेकिन अनवरत योजना पूछा जाएगा तो इसको 78 से 80 करेंगे। रोलिंग प्लान का प्रारूप किसने बनाया था? रोलिंग प्लान को किसने लागू किया? डीटी लकड़ावाला ने, याद रखिएगा। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुआ? चलिए, नाबार्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना में? नाबार्ड का गठन कब हुआ था? चलिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? सेबी का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? वार्षिक योजना कब से कब तक है? 90 से 92। हाँ, 90 से 92 कह सकते हैं इसको। 1990 से लेकर के 92 तक आप कह सकते हैं। चलिए, वार्षिक। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 9वीं पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक है। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 80 तक है। लागू किया था डीटी लकड़ावाला ने, जबकि इसका प्रारूप तैयार किया था गुरनाल मेंडल ने। दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक, वार्षिक योजना 1990 से लेकर के 92 तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 तक, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। दोस्तों, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का, अंतरराज्य विकास, अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य नदी विवाद, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा, राष्ट्रीय हित में कानून बनाना, नीति आयोग और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? गैर संवैधानिक है और सांविधिक है, याद रखिएगा, सांविधिक।
तो दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में है, अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 में है, अंतरराज्य नदी विवाद अनुच्छेद 262 में है, संघ राज्य लोक सेवा आयोग 315 में है, अखिल भारतीय सेवा 312 में है, राष्ट्रीय हित में कानून बनाना अनुच्छेद 249 को में राज्यसभा को विशेष पावर है, नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक है। दोस्तों चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, संवैधानिक निकाय है और 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। और दोस्तों चुनाव जो है प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन था? पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, याद रखिएगा। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की है, जो पहले वो अपने पद पर बने रहते हैं। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक होता है। लेकिन जब तक उनकी 62 वर्ष होने वाली होती है तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रिटायर हो जाते हैं और ये बन जाते हैं मुख्य वरिष्ठता क्रम पे। तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल अपना संभालते हैं आराम से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की है, जो पहले होता अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।